आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही रोचक है, लैंग्वेज और रियलिटी का संबंध। आप सबने कभी न कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि हम जो बोलते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सच में हमारी सोच को शेप करते हैं? और क्या जो हम दुनिया के बारे में सोचते हैं वो उस तरीके से होती है जैसे हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? हम अक्सर अपनी लाइफ में देखते हैं कि किस तरह अलग अलग लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि हमारे विचार और दुनिया को समझने का तरीका लैंग्वेज के माध्यम से निकल कर आता है। आज के एपिसोड में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लैंग्वेज का हमारी सोच और दुनिया को समझने में क्या रोल है? ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो शब्द हम बोलते हैं वो कैसे हमारे डिसीजंस को, हमारे सोचने के तरीके को और हमारी दुनिया को बदलते हैं? आज हम 3 बड़े दिमागों की मदद से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी.ई. मूर, बर्ट्रैंड रसल और लुडविग विटगेन्स्टाइन। इन तीनों फिलोसफर्स ने एक अलग अलग तरीके से लैंग्वेज और रियलिटी के बीच के रिश्ते को समझाया है। अब ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ सीधे और आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए देखते हैं कि इन तीनों थिंकर्स का विचार क्या है और कैसे हम इनके थॉट्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी.ई. मूर की। मूर का एक बहुत ही बेसिक पर पावरफुल आइडिया था जिसे हम कॉमन सेंस रियलिज्म कहते हैं। मूर का कहना था कि हम सबको कुछ चीजें तो बिना किसी डाउट के पता होती हैं जो हम अपने कॉमन सेंस से समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप बिना सोचे कहेंगे 5। ये एक कॉमन सेंस फैक्ट है जिसे सब लोग बिना किसी ज्यादा लॉजिक के मान लेते हैं। मूर कहते हैं कि रियलिटी को समझने के लिए हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना चाहिए। बहुत बार हम कॉमन सेंस के जरिए बहुत कुछ समझ सकते हैं। इन्होंने फिलोसफर्स को चैलेंज किया कि वो चीज़ों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि दुनिया आपके आसपास है तो वो है, बस इतनी सी बात। मूर का कॉमन सेंस रियलिज्म हमें यह बताता है कि कभी कभी जिंदगी के टफ क्वेश्चंस के आंसर सिंपल होते हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने आसपास की चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि वो बेसिक फैक्ट्स को ही इग्नोर कर देते हैं। मूर कहते हैं कि कॉमन सेंस को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती। मूर का आइडिया एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पर क्या सिर्फ कॉमन सेंस से हम दुनिया को पूरी तरह समझ पाते हैं? यहाँ पे आते हैं बर्ट्रैंड रसल। अब बात करते हैं बर्ट्रैंड रसल की। रसल का आइडिया थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड था। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम लॉजिकल एटॉमिज्म कहते हैं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे आसान करेंगे। रसल का कहना था कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम छोटे छोटे फैक्ट्स या एटम्स में तोड़कर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहते हैं ये एक किताब है, तो ये एक सिंपल फैक्ट है। इस स्टेटमेंट को हम फर्दर तोड़ के और बेसिक फैक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किताब एक ऑब्जेक्ट है, इसका कवर नीला है और ये टेबल पे रखी है। रसल का लॉजिकल एटॉमिज्म में दुनिया को ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स में तोड़कर समझा जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप कॉम्प्लेक्स आइडिया को इजीली समझ पाते हैं क्योंकि आपने उन्हें छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट्स में तोड़ दिया है। रसल के लॉजिकल एटॉमिज्म का यूज साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिक में भी होता है। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो हमें उसे स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल तरीके से ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और इसके लिए रसल एक अप्रोच देते हैं। इससे हम एक स्पेसिफिक तरीके से समझते हैं। लेकिन रसल भी सिर्फ एक अप्रोच देते हैं, इससे हम एक स्पेसिफिक तरीके से समझते हैं, लेकिन हमारे आसपास की रियलिटी के कई एंगल्स होते हैं, तो इन्हें रसल के तरीके से समझने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए यहाँ पे आते हैं विटगेन्स्टाइन का आइडिया। विटगेन्स्टाइन का अप्रोच थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि हम जो सोचते हैं वो हमारे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से काफ़ी हद तक शेप होता है। उनका एक बहुत ही फेमस आइडिया था लैंग्वेज गेम्स का। विटगेन्स्टाइन का कहना था कि हर सिचुएशन में हम एक अलग लैंग्वेज गेम खेलते हैं जिसमें अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे क्रिकेट के रूल्स फुटबॉल में काम नहीं करते, वैसे ही हर कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज का रोल अलग होता है। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि लैंग्वेज काफ़ी पावरफुल टूल है जो हमारी सोच और समझने की तरीके को डिफाइन करती है।
द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ड। यानी जो हम बोलते हैं वही हमारी दुनिया बनाता है। अगर हमारे पास किसी चीज़ के लिए वर्ड्स नहीं है तो हम उस चीज़ को क्लियरली समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल या लीगल लैंग्वेज कैसे लोगों के विचार बदल देती है। एक ही इशू को अलग शब्दों में कहना लोगों के परसेप्शन को बिल्कुल अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट, ये दो अलग शब्दों से एक ही इंसान को डिस्क्राइब किया जा सकता है और इससे समझने का तरीका भी बदल जाता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे मूर, रसेल और विटगेन्स्टीन ने अपने अपने तरीके से लैंग्वेज और रियलिटी के रिश्तों को समझा। मूर के कॉमन सेंस रियलिज्म से लेकर रसेल के लॉजिकल एटॉमिज्म और विटगेन्स्टीन के लैंग्वेज गेम्स तक हम इन आइडियाज़ को डीप में समझेंगे। आप देखेंगे कि लैंग्वेज का रोल सिर्फ बात करने में नहीं बल्कि दुनिया को समझने में भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो तैयार हो जाइए एक फिलोसॉफिकल यात्रा के लिए जो लैंग्वेज और रियलिटी के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करेगी। आप कभी कभी सोचते होंगे कि दुनिया को समझने के लिए हमारे पास कैसे टूल्स होते हैं। बहुत से फिलोसफर्स इस सवाल को कॉम्प्लेक्स थ्योरीज के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूर का अप्रोच बिल्कुल अलग था। मूर ने कहा कि हम सबके पास एक बेसिक टूल हमेशा होता है, कॉमन सेंस का। मूर कहते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें जानते हैं और हमें उन्हें जानने के लिए किसी फिलोसॉफिकल या साइंटिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हमारे डेली लाइफ में हमेशा से हमें पता होती हैं और हम इन्हें अपने आसपास देखते हैं। मूर का मेन आइडिया को एक सिंपल स्टेटमेंट से समझा जा सकता है। हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें जानते हैं अपने कॉमन सेंस से। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे हाथ में 2 उंगलियां हैं, आप तुरंत कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। आपको इस बात को मानने के लिए किसी कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल फैक्ट आप अपने कॉमन सेंस से जानते हैं। मूर का कहना था कि बहुत बार फिलोसफर्स अननेसेसरीली रियलिटी को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए कॉमन सेंस काफ़ी होता है। मूर ने अपने फेमस एसे अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस में यही आर्गुमेंट दिया। उन्होंने फिलोसफर्स के सारे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को साइड में रखते हुए कहा कि हम सबको कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होते हैं, जैसे कि दुनिया का होना, दूसरे लोगों का होना या फिर पेड़ पौधों का हमारे आसपास होना। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें किसी कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। मूर के कॉमन सेंस रियलिज्म को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वो हमें नज़र आती है। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सूरज चमक रहा है, तो मूर कहते हैं कि आपको ये सच मान लेना चाहिए। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सूरज वाकई में है या ये सिर्फ आपके दिमाग का एक इल्यूजन है। ये अप्रोच फिलॉसफी में रियलिज्म कहलाती है, जो ये मानते हैं कि दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी जैसा हम उसे देखते हैं। मूर ने यह बताया कि हम सब अपने कॉमन सेंस के जरिए दुनिया को समझते हैं और ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको सामने एक पेड़ दिखता है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो पेड़ वाकई में वहाँ है या नहीं। आप अपने कॉमन सेंस से समझ लेते हैं कि वो पेड़ है और आपको उससे बच के निकलना है। मूर के कॉमन सेंस रियलिज्म में रियलिटी को सीधे तरीके से देखा जाता है। जैसे हमें अपने दोस्तों के होने का पता होता है, हमें खुद के होने का पता होता है और हमें दुनिया में अपनी जगह का भी एहसास होता है। ये सारी चीज़ें हमारा कॉमन सेंस हमें ऑटोमेटिकली समझा देता है। मूर ने फिलॉसफी को एक तरह से ग्राउंडेड बनाया, जहाँ कई फिलोसफर्स स्पेकुलेटिव या अब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज को फॉलो करते हैं। मूर ने कहा कि हम अपनी दुनिया को वैसे ही देख सकते हैं जैसे वो दिखाई देती है, बिना ज़्यादा एनालिसिस के। इस वजह से मूर के आइडियाज़ को कॉमन सेंस फिलॉसफी भी कहा जाता है। मूर के थॉट्स ने मॉडर्न फिलोसफर्स को एक ऐसा टूल दिया जिससे वो अपने विचारों को सिंप्लीफाई कर सके। उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल फैक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। उनका ये सीधा तरीका फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को एक्सेसिबल बनाता है। जैसे आज अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें, तो मूर के विचार हमें बताते हैं कि जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें हम बिना डाउट के एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कॉमन सेंस ही काफ़ी है रियलिटी को समझने के लिए? मूर का अप्रोच प्रैक्टिकल और आसान है, लेकिन दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए क्या हमें और डेप्थ में जाने की ज़रूरत है? कॉमन सेंस से हम कुछ बेसिक चीज़ें तो समझ सकते हैं,
लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ या फिलोसॉफिकल डायलेमास को समझने के लिए शायद हमें एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। ये वही जगह है जहां हमें अगले फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल अपने लॉजिकल तरीके से आते हैं। रसल के लॉजिकल एटॉमिज्म का कॉन्सेप्ट मूर के रियलिज्म से थोड़ा अलग है और वो हमें बताता है कि हम कैसे दुनिया को लॉजिकली ब्रेक डाउन करके समझ सकते हैं। बर्ट्रैंड रसल और उनके अप्रोच को लॉजिकल एटॉमिज्म कहा जाता है। रसल का मानना था कि दुनिया को कॉमन सेंस के जरिए समझने से कुछ चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अगर हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, लॉजिक और थॉट प्रोसेसेस को समझना है तो हमें अपनी सोच को तोड़कर छोटे बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जैसे एटम्स। इस अप्रोच को रसल ने लॉजिकल एटॉमिज्म कहा। रसल का मेन आइडिया ये था कि रियलिटी को हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स में तोड़ के समझ सकते हैं। जस्ट लाइक साइंस में एक एटम मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है, वैसे ही रसल कहते हैं कि सोच और लॉजिक के भी एटम्स होते हैं। ये लॉजिकल एटम्स छोटी छोटी प्रोपोजिशंस या फैक्ट्स होते हैं जो मिलकर हमें एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझने में मदद करते हैं। रसल का ये अप्रोच उस थियरी से इंस्पायर्ड था जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को छोटी सिंपलर सेंटेंसेस में तोड़कर उन्हें समझते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आज मौसम अच्छा है और मैं पार्क में घूमने जाऊंगा, तो रसल इसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, आज मौसम अच्छा है और मैं पार्क में घूमने जाऊंगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स को लॉजिकली समझना आसान है, लेकिन जब हम इन्हें मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स थॉट बनाते हैं तब इनका मीनिंग समझने के लिए हमें लॉजिकल प्रोपोजिशंस का यूज करना पड़ता है। रसल कहते हैं कि दुनिया के जितने भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन हैं उन्हें सिंप्लीफाई करके तोड़ने पर वो छोटी छोटी लॉजिकल यूनिट्स बन जाते हैं जिससे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। उनका ये अप्रोच मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंस में भी काम आता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जहाँ मूर का फोकस कॉमन सेंस पर था, रसल का कहना था कि सब कुछ कॉमन सेंस से नहीं समझा जा सकता। कुछ चीज़ें लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में होती हैं जो हमें डीप एनालिसिस से ही समझ आती है, जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थ्योरम्स। इनको हम कॉमन सेंस से नहीं समझ सकते, इसके लिए हमें लॉजिकल फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। रसल ने कॉमन सेंस को सिंप्लीफिकेशन का एक टूल तो माना, लेकिन उन्होंने कहा कि जब बात कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ की होती है, जैसे लैंग्वेज, थॉट या साइंटिफिक थियरी की, तो हमें उसे तोड़कर छोटे लॉजिकल पार्ट्स में समझना पड़ता है। ये सिर्फ कॉमन सेंस का नहीं बल्कि एक डीप लॉजिकल अप्रोच का भी काम होता है। आप सोचिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या लॉजिकल पजल्स को कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करें तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक रॉकेट का लॉन्च कैसे होता है, ये कॉमन सेंस से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए हमें साइंटिफिक लॉज और लॉजिकल फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना पड़ता है। रसल यही कहना चाहते थे कि जब बात डीप थिंकिंग या अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की होती है तो हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को तोड़कर एनालाइज करना पड़ता है। रसल का काम सिर्फ रियलिटी को तोड़कर समझने तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमें बताया कि लैंग्वेज और लॉजिक के बीच में एक गहरा संबंध होता है। लैंग्वेज के जरिए हम अपनी सोच को एक्सपोज करते हैं और उस लैंग्वेज को लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम रियलिटी को समझते हैं। रसल के काम ने एक फाउंडेशन तैयार की जिससे आगे चलकर लुडविग विटगेनस्टीन ने और आगे डेवलप किया। विटगेनस्टीन ने यह देखा कि कैसे हमारी लैंग्वेज हमारे थॉट प्रोसेस को शेप करती है और कैसे हम दुनिया को लैंग्वेज के जरिए समझते हैं। यह रसल का लॉजिकल एटॉमिज्म ही था जो विटगेनस्टीन के लैंग्वेज गेम्स की थ्योरी को एक अहम बेस दिया। विटगेनस्टीन ने लैंग्वेज और रियलिटी के बीच के रिश्तों को समझने का एक यूनिक तरीका दिया। आइए समझते हैं कि उनका काम मॉडर्न फिलॉसफी को डीपली कैसे इन्फ्लुएंस करता है। विटगेनस्टीन कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक गेम की तरह है जिसमें हम सब अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं और हर गेम के अपने अपने रूल्स होते हैं। अगर हम इन रूल्स को समझते हैं तभी हम लैंग्वेज का यूज़ कर पाते हैं और अपनी रियलिटी को आर्टिकुलेट कर पाते हैं। विटगेनस्टीन के लैंग्वेज गेम्स का मेन आइडिया यही है कि लैंग्वेज का मतलब फिक्स नहीं होता। हर कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज की मीनिंग अलग हो जाती है। जैसे एक गेम के रूल्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे क्रिकेट के रूल्स फुटबॉल में काम नहीं करेंगे, वैसे ही एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जो लैंग्वेज का मतलब होता है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बदल सकता है। ये लैंग्वेज के रूल्स और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि हम उसका क्या मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लीगल केस में ओनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट जैसे टर्म्स का यूज़ करें
तो उनका मतलब हर कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकता है। कोर्ट में एक स्पेसिफिक मीनिंग होगी, लेकिन आम जिंदगी में ये वर्ड्स और भी तरीकों से समझे जा सकते हैं। यही लैंग्वेज गेम्स का कोर है। हर कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज के रूल्स चेंज होते हैं और उन्हीं रूल्स के थ्रू हम अपनी सोच और रियलिटी को समझते हैं। विटगेनस्टीन का आइडिया कि द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो हमारी लैंग्वेज से ही तय होता है। अगर हमारी लैंग्वेज लिमिटेड है तो हमारी थिंकिंग भी लिमिटेड होगी। अगर हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हम उस चीज़ को लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। विटगेनस्टीन का ये थॉट रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि इससे पहले फिलोसफर्स ये समझते थे कि लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है जिससे हम अपनी सोच को कन्वे करते हैं। विटगेनस्टीन ने बताया कि लैंग्वेज सिर्फ कन्वे नहीं करती बल्कि शेप भी करती है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे दुनिया को देखते हैं, ये सब हमारी लैंग्वेज से डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे अगर किसी कल्चर में एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स ही नहीं हैं तो वो लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर हमारी लैंग्वेज में फ्रीडम या जस्टिस जैसे वर्ड्स नहीं होते तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझते। हमारी सोच लैंग्वेज के थ्रू ही डेवलप होती है और ये हमारी रियलिटी को भी शेप करती है। विटगेनस्टीन के लैंग्वेज गेम्स का असर सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पॉलिटिकल डिस्कोर्स, लीगल लैंग्वेज और गवर्नेंस जैसे रियल वर्ल्ड डोमेन्स पर पड़ता है। हम जैसे शब्दों का चुनाव करते हैं, वैसे ही लोगों के विचार और डिसीजंस भी शेप हो जाते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम लैंग्वेज गेम्स का बहुत क्लियरली देख पाते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर जब अपने विचार रखता है तो वो कुछ स्पेसिफिक शब्दों का इस्तेमाल करता है जो ऑडियंस के माइंड में एक सर्टेन इमेज या फीलिंग को इन्वोक करती है। जैसे अगर एक लीडर कहता है देशभक्ति का मतलब है अपनी जान देश के लिए देना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज गेम उसके सपोर्टर्स के लिए क्लियर हो जाते हैं। पर अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर कहता है देशभक्ति का मतलब है अपने देश के विचार और वैल्यूज को प्रमोट करना, तो वो एक अलग मैसेज कन्वे करता है जो उसके फॉलोअर्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। ये अलग अलग लैंग्वेज गेम्स हैं जहां सेम कॉन्सेप्ट देशभक्ति का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाता है। इन लैंग्वेज गेम्स में पॉलिटिकल स्लोगन्स का असर लोगों की सोच पर पड़ता है। पॉलिटिकल लीडर्स जैसे शब्दों का यूज करते हैं वैसे ही वो अपने सपोर्टर्स की सोच को डायरेक्ट करते हैं। लैंग्वेज का रोल यहाँ एक पावरफुल टूल बन जाता है जिससे रियलिटी को शेप किया जाता है। लीगल लैंग्वेज में भी यही गेम खेला जाता है। कोर्ट रूम्स में जो टर्म्स यूज होते हैं वो आम जिंदगी के वर्ड से बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे गिल्टी का मतलब सिर्फ गलती नहीं होता बल्कि एक लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर एक केस में कोई इंसान गिल्टी प्रूव होता है तो उसका इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी पर सीधा पड़ता है। यह लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक रूल बुक है जिसमें हर शब्द का एक डिफाइंड लीगल मीनिंग होता है। यह लीगल लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है और विटगेनस्टीन के लैंग्वेज गेम्स यहाँ बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक वर्ड की मीनिंग उसके लीगल कॉन्टेक्स्ट और उसके रूल्स तय करते हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आम जिंदगी में एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन कोर्ट रूम में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्पेसिफिक रूल्स और क्लॉजेस डिफाइन होते हैं। इस लैंग्वेज गेम के रूल्स को समझने के लिए लीगल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि ये आम भाषा से काफ़ी डिफरेंट होता है। रियल वर्ल्ड में विटगेनस्टीन के लैंग्वेज गेम्स का एक और एग्जाम्पल हम पॉलिटिकल स्लोगन्स में देखते हैं। एक पॉलिटिकल स्लोगन कैसे जनता की सोच को शेप करता है। सोचिए, जब एक नया स्लोगन इंट्रोड्यूस होता है जैसे सबका साथ सबका विकास, तो इसमें हर वर्ड का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। यह स्लोगन एक लैंग्वेज गेम के जरिए डेवलप होता है जिसमें सब का मतलब है पूरी जनता और विकास का मतलब है प्रोग्रेस। यह स्लोगन एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर दूसरा ग्रुप एक अलग स्लोगन ले आए जैसे गरीबी हटाओ, तो ये भी एक पावरफुल लैंग्वेज गेम है जिसमें गरीबी को दुश्मन बताया जाता है। दोनों स्लोगन्स में जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज के रूल्स और कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। एक स्लोगन डेवलपमेंट का प्रॉमिस करता है, दूसरा गरीबी के खिलाफ लड़ने का। ये दोनों आइडियाज लोगों की सोच को डिफरेंट डायरेक्शंस में गाइड करते हैं। आज के डिस्कशन में सबसे पहले हमने जी मूर के कॉमन सेंस रियलिज्म को देखा। मूर का मानना था कि कुछ चीज़ें हमें कॉमन सेंस के थ्रू ऑटोमेटिकली पता होती हैं।
हम अपने डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस करते हैं वो हमारी रियलिटी का एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका होती है। ये अप्रोच हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग आर्गुमेंट से बचाकर रियलिटी को डायरेक्ट और ग्राउंडेड तरीके से समझने में मदद करती है। जब हम पॉलिटिकल या लीगल डिस्कोर्सेस में उलझन महसूस करते हैं तो मोर का कॉमन सेंस रियलिज्म हमें याद दिलाता है कि हम बेसिक ट्रूथ्स को नहीं भूल सकते। दूसरा, हमने देखा बर्ट्रैंड रसल के लॉजिकल एटॉमिज्म को, एक ऐसा अप्रोच जो रियलिटी को स्मॉलेस्ट लॉजिकल पार्ट्स में तोड़कर समझाने की बात करता है। रसल कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने के लिए हमें उन्हें सिंपल लॉजिकल प्रोपोजिशंस में डिवाइड करना पड़ता है। इस अप्रोच का साइंटिफिक थिंकिंग, मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा रोल है। हमने देखा कि रसल का क्रिटिक था कि कॉमन सेंस हर चीज़ को नहीं समझा सकती और कई बार हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है ताकि हम डीपर ट्रूथ्स को कॉम्प्रिहेंड कर सकें। रसल के आइडियाज़ ने हमारी सोच को सिस्टमेटिक और एनालिटिकल बनाया और ये लॉजिकल एटॉमिज्म सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं है। आज की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का फाउंडेशन भी लार्जली रसल के इस लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच में ही है। और फिर आते हैं लुडविग विटगेन्स्टाइन के लैंग्वेज गेम्स। इनका सेंट्रल आइडिया ये था कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का एक टूल नहीं है, बल्कि ये हमारे थॉट्स और रियलिटी को शेप करने का एक तरीका है। उनका फेमस कोट द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड बताता है कि हम जितने शब्दों का यूज करते हैं वही हमारी दुनिया को डिफाइन करते हैं। विटगेन्स्टाइन का ये आइडिया रियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल और लीगल डिस्कोर्सेस में कैसे वर्क करता है वो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा। अलग अलग आइडियोलॉजीज अलग अलग लैंग्वेज यूज करती है और ये लैंग्वेज पब्लिक परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए लैंग्वेज गेम्स को समझना चाहिए, और भले वो पॉलिटिकल नैरेटिव हो या कोर्टरूम आर्गूमेंट्स, क्योंकि लैंग्वेज के रूल्स ही हमारे रियलिटी के रूल्स बन जाते हैं। ये तीनों फिलोसोफर्स के आइडियाज़ हमें ये सिखाते हैं कि लैंग्वेज और लॉजिक सिर्फ थियरी नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ्स, डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस सिस्टम को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे थे सिलेबस विद रोहित। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।